हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अर्थात प्रशासनिक विधि से संबंधित एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। और यह जो वीडियो है यह बिहार पीसीएसजे की प्री परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और भी जो परीक्षाएं हैं जैसे यूजीसी नेट है या अन्य परीक्षाएं हैं जहां भी जो है इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके लिहाज से यह बेहद ही रेलिवेंट जो वीडियो होगा, आप इसको देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। इसके अलावा हमारे चैनल पर बिहार पीसीएसजे, उत्तर प्रदेश पीसीएसजे जैसे अन्य जो परीक्षाएं हैं वहाँ के जो सिलेबस हैं उनसे संबंधित वीडियो एमसीक्यूज के रूप में उपलब्ध हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि सभी जो टॉपिक हैं वो कवर करें ताकि आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के संबंध में हमारे वीडियो के माध्यम से कॉन्फिडेंट हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं और पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, किसने प्रशासनिक विधि को इस रूप में परिभाषित किया है कि यह प्रशासन से संबंधित विधि है। यह प्रशासनिक अधिकरणों के संगठन, शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। तो ऐसी जो परिभाषा है वह सर आइवन जेनिंग्स की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक कानून एक विकासशील समाज में सत्ता के पैथोलॉजी का एक अध्ययन है। सार्वजनिक शक्ति धारकों की जवाबदेही शासन के लिए इस फार्मूलेशन का केंद्र बिंदु है। तो यह जो परिभाषा है यह पूछा गया है कि किसके द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। तो दोस्तों, यह जो प्रश्न है यह 2018 पीसीएसजे बिहार में जो है यह पूछा गया है और उसकी जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अनुसार यह जो परिभाषा है यह प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है, प्रशासनिक विधि पर प्रशासनिक संस्थाओं की शक्तियों तथा प्रक्रियाओं, खासतौर पर प्रशासनिक कार्यों के न्यायिक निरीक्षण संबंधी विधि है। यह जो परिभाषा है प्रशासनिक विधि की किसने दिया था? तो ऐसी परिभाषा जो है वह केसी डेविस के द्वारा दी गई थी। इसमें जो है इस परिभाषा के माध्यम से जो जेनिंग्स की परिभाषा है, जिसमें जेनिंग्स ने जो परिभाषा दिया था प्रशासनिक विधि का कि यह प्रशासन से संबंधित विधि है और यह प्रशासनिक अधिकरणों के संगठन, शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। तो इसी परिभाषा में जो है सुधार करते हुए परिभाषा दी कि प्रशासनिक विधि प्रशासनिक संस्थाओं की शक्तियों तथा प्रक्रियाओं, खासतौर पर प्रशासनिक कार्यों के न्यायिक निरीक्षण से संबंधित विधि है। तो इस प्रकार से यह जो परिभाषा है वह डेविस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक विधि को विधिशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में विशेषकर भारत में किस शताब्दी के दौरान मान्यता मिली है? तो प्रशासनिक विधि को विधिशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में इसे मान्यता मिली है भारत में 20वीं शताब्दी के दौरान। नेक्स्ट है, किस मामले में मुख्य न्यायाधीश रे ने कहा था कि संविधान कानून का नियम है और कोई भी संविधान में कानून के शासन से ऊपर नहीं हो सकता है? तो यह जो निर्णय है वह एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला अर्थात एसके शुक्ला का केस था। इसी मामले में मुख्य न्यायाधीश जो उस समय रे महोदय थे उन्होंने कहा कि संविधान जो है कानून का नियम है और कोई भी संविधान में कानून के शासन से ऊपर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिनिधि कानून पर नियंत्रण होना चाहिए ताकि इसका उचित ढंग से प्रयोग किया जा सके। तो प्रतिनिधि कानून का नियंत्रण क्या है? तो प्रतिनिधि कानून पर जो नियंत्रण होता है वह संसदीय होता है, प्रक्रियात्मक होता है, न्यायिक होता है। तो यह जो है सभी प्रकार के ये तीनों जो है उपरोक्त सभी जो है यह प्रतिनिधित्व कानून पर नियंत्रण के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक विधि के तहत जो सशर्त विधायन है इसका क्या अर्थ है या इसके संदर्भ में कौन सी बात इसमें सही है? तो पहला है, अधीनस्थ विधान के रूप में भी इसे जाना जाता है और अधीनस्थ अधिकारी कानून बनाते समय अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह जो कथन है वह सही नहीं है क्योंकि यह जो है जो प्रत्यायोजित विधान है उसका भाग है सशर्त विधायन और इसे जो है सापेक्ष विधान के रूप में भी जाना जाता है। और इसमें जो विधानमंडल है कोई भी नियम बनाने की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती क्योंकि नियम बनाने की शक्ति उसमें जो है निहित नहीं होती है। इसका अर्थ यह है कि ऐसा जो नियम है जो कि विधानमंडल को स्वयं बनाना है या जिसके संबंध में नियम बनाने के लिए विधानमंडल के पास कोई शक्ति नहीं है, तो वह ऐसे शक्ति को पर जो है ऐसे शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी विषय पर विधि बनाने के लिए उसको डेलीगेट नहीं कर सकती। यही जो है सशर्त विधायन का एक नियम है। नेक्स्ट है, प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंधित कानून है। यह संस्था, शक्ति और प्रशासनिक अधिकारियों के कर्तव्यों का निर्धारण करता है। तो यह जो परिभाषा है आइवर जेनिंग्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक विधि का संबंध संरचना पर नहीं बल्कि
कार्यों पर बल देते हुए प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियों के संचालन तथा नियंत्रण से है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि यह जो परिभाषा है यह किसकी है, तो ऐसी परिभाषा वेड के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है विधि का शासन का क्या अर्थ है, तो विधि का शासन का तात्पर्य है कि विधि की भावना की व्यापकता और मनमानेपन से बचना, इसे ही विधि का शासन कहा जाता है। नेक्स्ट है डायसी के अनुसार विधि के शासन के अर्थ की चर्चा निम्नलिखित में से किसके अंतर की जा सकती है, तो डायसी के अनुसार कानून के शासन के अर्थ की चर्चा ये इस तरह से की जा सकती है जैसे कि विधि के समक्ष समानता, इसे ही जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समाहित किया गया है। और अनुच्छेद 14 के अंतर्गत पूछा जाता है कि कौन से सिद्धांत को अपनाया गया है, तो विधि का शासन जो है वह उसके अंतर्गत अपनाया गया है। नेक्स्ट है पूर्वाग्रह निर्धारित करने के लिए परीक्षण का क्या नाम है, तो पूर्वाग्रह निर्धारित करने के लिए जो परीक्षण होता है उसे उचित संभावना परीक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट है संवैधानिक और प्रशासनिक कानून के बीच में समानता बताइए, तो इसमें जो है समानता ये है कि पहला देखते हैं कि दोनों संवैधानिक और प्रशासनिक कानून हैं, तो यह सही नहीं है। दोनों संवैधानिक और प्रशासनिक कानून राज्य के उच्चतम मापदंडों को भी नियमित करते हैं, तो यह भी सही नहीं है। तीसरी बात है कि दोनों संवैधानिक और प्रशासनिक कानून संगठन और सुप्त सरकारों के कार्यों से संबंधित है, तो ये भी नहीं सही है। तो इसमें चौथा विकल्प सही है कि दोनों ही जो संवैधानिक और प्रशासनिक कानून है वह सार्वजनिक कानून है, तो ये जो है सही है कि ये पब्लिक लॉ है। नेक्स्ट है अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में केसी डेविस ने विधि के शासन के कई अर्थ दिए हैं, तो इसमें से कौन सा पूछा है कि सही है, तो इनकी जो पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तो इसमें इन्होंने जो विधि का शासन का अर्थ बताया है उसके अनुसार जो कानून के निश्चित नियम हैं और विवेक का इसमें बहिष्कार किया जाता है। तो इस प्रकार से ए और बी ये दोनों ही सही हैं कि विधि के शासन के अंतर्गत जो कानून के निश्चित नियम हैं वह शामिल किए जाते हैं और उसमें जो न्यायाधीश के विवेक का होता है उस विवेक का बहिष्कार किया जाता है और जो विधि है उसी को ही वरीयता दी जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत प्रशासनिक कार्यवाहियों पर भी लागू होते हैं, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है एक क्रैपक बनाम भारत संघ का। इसी में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत हैं वह न केवल न्यायिक कार्यवाहियों पर बल्कि प्रशासनिक कार्यवाहियों पर भी यह लागू होते हैं। तो जो है इसको अगर आप देखेंगे तो नेचुरल जस्टिस का जो रूल है वह न्यायिक कार्य, अर्ध न्यायिक अर्थात जो कॉसी लॉ है इस पर, उसके अलावा प्रशासनिक पर, इन सभी जो है कार्यों पर जो है नेचुरल जस्टिस का नियम लागू होता है। नेक्स्ट है प्रशासनिक कार्यवाही की समीक्षा करते समय न्यायालय का कर्तव्य खुद के सवाल पर सीमित रखना है, तो न्यायिक समीक्षा के क्या आधार हैं, तो न्यायिक समीक्षा के आधार हैं कि कानून की एक त्रुटि या अपनी शक्तियों का अतिक्रमण अगर होता है तो वहाँ पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। दूसरी बात है कि प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन किया जाता है या बिना किसी कारण के अगर कोई निर्णय दिया जाता है तो वहाँ पर भी जो है वह न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो इस प्रकार से इन दोनों ही आधारों पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। नेक्स्ट है राज्य के संविधात्मक दायित्वों के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक अनुबंध को वैध बनाने के क्रम में जिसमें सरकार एक पार्टी के रूप में है निम्न में से किस शर्त को पूरा किया जाना चाहिए। तो अगर जो है राज्य का संविधात्मक दायित्व है तो वहाँ पर उसको जो है उत्तरदायी बनाने के लिए अर्थात सरकार को एक पार्टी के रूप में जो है बनाए जाने के लिए वहाँ पे जो शर्तें पूरी की जानी हैं तो उसके अंतर्गत यह साबित करना होगा कि किया गया जो अनुबंध है वह राष्ट्रपति या सरकार की ओर से क्रियान्वित होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या सरकार की तरफ से कार्य करता है और उसके द्वारा कोई चूक होती है तो ऐसी स्थिति में जो है सरकार को जो है एक पार्टी के रूप में बनाया जाएगा और उसको उत्तरदायित्व जो है प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक विधि का मूल स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर प्रशासनिक विधि के मूल स्रोत के अंतर्गत रूढ़ि नहीं आती हैं। इसके अलावा जो है ये विधायन आते हैं, प्रत्यायोजित विधायन। इसके अलावा जो संविधान है
परिनियम है, अध्यादेश है, न्यायिक निर्णय है, समितियों और आयोगों के प्रतिवेदन हैं, ये सभी जो है प्रशासनिक विधि के स्रोत के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसमें रूढ़ या प्रथाएं जो है नहीं आती हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत को विकसित किया गया है। तो यहाँ पर प्रशासनिक कार्यों के नियंत्रण के लिए जो सिद्धांत विकसित किए गए हैं उसमें है प्रॉमिसरी इस्टॉपल, अर्थात यह जो है वचनात्मक विबंध जिसे कहा जाता है, और न्यायिक उम्मीदों का सिद्धांत। उसके अलावा शक्ति पृथक्करण, न्यायिक सक्रियता और विधि के शासन का सिद्धांत। इन सिद्धांतों के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ए और बी ये दोनों ही विकल्प सही हैं। नेक्स्ट है, प्रशासनिक कानून के तहत दस्तावेज या जानकारी पर रोक लगाने के लिए विशेषाधिकार निम्न में से किस धारा के अंतर्गत अधिनियमित है। तो यहाँ पर धारा से तात्पर्य इंडियन एविडेंस एक्ट की जो धारा है उसके किस धारा के अंतर्गत प्रशासनिक कानून के तहत जो दस्तावेज हैं या जो लोक जानकारी है या पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं उनको जो है पब्लिक नहीं किया जाएगा या उनको जो है विशेषीकृत सूचना के अंतर्गत इसमें रखा गया है, तो वह धारा 123 है। तो नेक्स्ट जो है प्रत्यायोजित विधान अर्थात जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, इससे संबंधित एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे संबंध में जो है कई बार अधिक प्रश्न इसी से पूछ लिए जाते हैं। जो प्रशासनिक विधि के अंतर्गत जितने प्रश्न बनते हैं तो ज़्यादातर प्रश्न जो है प्रत्यायोजित विधान और नेचुरल जस्टिस से पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस पे जो है कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं। तो पहला है प्रत्यायोजित विधान होता है तो यह किस प्रकार का होता है। तो प्रत्यायोजित विधान से तात्पर्य है कि जब जो है जो विधायिका है वह अपनी व्यस्तता के कारण या अपनी जो विशेषज्ञता के कारण जो है किसी विषय पर विधि नहीं बना सकती है या उसको समझने में उसको असमर्थता है, तो ऐसी स्थिति में जो विधानमंडल है वह जो प्रशासनिक या अन्य अधीनस्थ अधिकारी हैं उनको जो है विषय को हस्तांतरित कर दिया जाता है कि वह उस विषय पर विधि बनाएं। तो यह जो कार्य होता है वह कार्यपालिका विधान अर्थात जो विधानमंडल है उसी के द्वारा यह जो है प्रत्यायोजन या डेलीगेशन किया जाता है। अब इसके संबंध में कुछ बहुत महत्वपूर्ण केस हैं, वो कई बार केवल केस पूछ लिया जाता है कि कौन सा जो केस है प्रत्यायोजित विधान से संबंधित है। तो इसमें फील्ड बनाम क्लार्क का है, कार्टर बनाम कार्टर है, पनामा ऑयल रिफाइनरी कंपनी बनाम रेयान का केस है, सेचर पोल्ट्री कॉरपोरेशन बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका है, और री देहली लॉज एक्ट का केस है बसंत लाल मगन भाई का। तो इसमें से सेचर पोल्ट्री कॉरपोरेशन और री देहली लॉज का जो केस है ये कई बार जो है केवल यही केस पूछ लिए जाते हैं कि यह केस किस से संबंधित है, तो यहाँ पर इसको जानना जरूरी है। इसके अलावा एक चीज़ और भी ज़रूरी है कि यह डोनोगमोर कमेटी पूछ लेता है कि यह किस विषय पर बनाई गई थी। डोनोगमोर कमेटी या डोनोगमोर समिति, तो यह जो है किससे संबंधित है यह पूछा जाता है। तो यह प्रशासन जो है प्रत्यायोजित विधान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासनिक विधि के स्रोत में कौन शामिल नहीं है। तो प्रशासनिक विधि के जो स्रोत हैं वह न्यायिक निर्णय है, अध्यादेश भी आते हैं इसमें, प्रत्यायोजित विधान भी हैं, लेकिन वाद रिपोर्टर जो है यह प्रशासनिक विधि के स्रोत के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण का कौन सा साधन नहीं है। तो जब कोई विधि बनाने की शक्ति जो अधीनस्थ अधिकारियों को दी जाती है तो उसे ही प्रत्यायोजित विधान किया जाता है, लेकिन ऐसी जो शक्ति होती है या ऐसा जो डेलीगेशन होता है वह एब्सोल्यूट नहीं होता है, बल्कि उस पर कुछ नियंत्रण लगाए जाते हैं। तो नियंत्रण जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। इसको ध्यान रखना जरूरी है कि 3 ही प्रकार के नियंत्रण हैं जो कि प्रत्यायोजित विधान को जो है नियंत्रित करते हैं। तो इसमें से पहला है प्रक्रियात्मक नियंत्रण, दूसरा है संसदीय नियंत्रण और तीसरा है न्यायिक नियंत्रण। तो यह 3 जो है प्रकार हैं नियंत्रण के, इसके माध्यम से जो है डेलीगेशन जो है उसको नियंत्रित किया जाता है। तो इसमें से हम देखते हैं कि न्यायिक है, संसदात्मक है और मंत्रिपरिषद का जिसे प्रक्रियात्मक कहा जाता है लेकिन प्रभावशाली पक्षों के से जो विचार विमर्श करके इस पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट है प्रभाव के आधार पर प्रत्यायोजित विधान
कितने प्रकार का होते हैं। तो प्रभाव के आधार पर प्रत्यायोजित विधान जो है यह सामान्यतया तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसे जो है 4 प्रकार का माना जाता है। तो 4 प्रकार का ये है, इसको हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो पहला है सामान्य प्रत्यायोजन, दूसरा है असामान्य प्रत्यायोजन, और इसमें तीसरा है हेनरी 8वां जो है प्रकार का प्रत्यायोजन, और चौथा है न्यायिक पुनर्विलोकन का अपवर्जन करने वाला प्रत्यायोजन। तो यह 4 प्रकार जो हैं इसको ध्यान में रखना आवश्यक है। नेक्स्ट है, भारत में प्रत्यायोजित विधान संविधान बनने की अवधि के पश्चात भी तय हो सकता है। यह जो है कथन किस केस में दिया गया था, या ऐसा निर्णय जो है किस केस में दिया गया था। तो इसके संदर्भ में इनरी दिल्ली लाज का केस है। इसी केस में निर्णय देते हुए यह कहा गया कि भारत में प्रत्यायोजित विधान संविधान बनने की अवधि के पश्चात भी तय हो सकता है। नेक्स्ट है, ड्राई एडमिनिस्ट्रेटिव को क्या कहा गया है। तो ड्राई एडमिनिस्ट्रेटिव, इसे जो है विधि शासन का विरोधी कहा गया है। इसको ध्यान में रखना आवश्यक है। और यह जो है इसकी संस्थापना जो है, या इसकी स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा की गई थी। और यह जो सिद्धांत है यह फ्रांस का सिद्धांत है, ड्राई एडमिनिस्ट्रेटिव। और इसे फ्रांस के में जो है नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, क्योंकि ब्रिटेन और जो फ्रांस हैं वह आपस में बहुत ही कट्टर दुश्मन थे। और यह जो सिद्धांत है वह फ्रांस का है, तो स्वाभाविक सी बात है इसे आंग्ल विधि में स्वीकार नहीं किया गया है। और इसके तहत क्या किया था नेपोलियन ने, तो उसने जो है न्यायालयों को प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करने से नियंत्रित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पुस्तक के रचयिता निम्नलिखित में से कौन से थे। तो जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पुस्तक, इसके लेखक जो है प्रोफेसर रॉबसन हैं। नेक्स्ट है, प्रशासनिक विधि की वह शाखा है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित के द्वारा अधिकार के दुरुपयोग को रोकना है। तो प्रशासनिक विधि के माध्यम से प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके जो अधिकारों का दुरुपयोग है उसको रोका जाता है, उस पर निर्बंधन लगाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यायोजित विधान के प्रक्रियात्मक नियंत्रण का घटक नहीं है। तो प्रक्रियात्मक नियंत्रण के 3 घटक हैं। इसमें पूर्वकालिक प्रचार अथवा विज्ञापन आता है। जब कोई जो अधिकार है विधि बनाने का उसको डेलीगेट किया जाता है, उसको जो प्रत्यायोजित किया जाता है, तो उसी का जो है पहले विज्ञापन किया जाएगा, फिर उस विज्ञापन का जो है परामर्श किया जाता है, और ऐसे जो विधि बनाई जाएगी, डेलीगेट जो किया जा रहा है अधिकार, उसके माध्यम से जो विधि बनाई जाएगी, तो उस विधि से अगर किसी को जो है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है तो प्रभावित हितों का से यहाँ पर परामर्श भी किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो 3 हैं ये आवश्यक तत्व हैं, लेकिन न्यायिक विचार विमर्श जो है इसका आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट है, प्रशासनिक विधि की वह शाखा है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित के द्वारा अधिकार के दुरुपयोग को रोकना है। तो हमने देखा है कि यह ऐसी शाखा है जिसके द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के जो है उनके अधिकारों को दुरुपयोग को जो है रोका जाता है। और इसके अंतर्गत जो है जेनिंग्स का कथन है, जेनिंग्स एक विद्वान हैं, तो उनका कथन यह है कि यह प्रशासनिक अधिकारियों के कर्तव्य व शक्तियों को विनिश्चित करती है। तो नेक्स्ट है, सही उत्तर बताइए। अधीनस्थ विधान की लोकसभा समिति का गठन होता है। तो यह कितने सदस्यों से जो है अधीनस्थ जो विधान की लोकसभा समिति है वह गठित होती है। तो इसका इतिहास यह है कि इसके संदर्भ में जो है जब संविधान निर्माण किया जा रहा था तो वहाँ पर इसके संबंध में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। तो इसी बात को लेके 1950 में सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह सुझाव दिया कि इस प्रकार की एक समिति बनाई जानी चाहिए, और इन्हीं की जो सुझाव पर 1953 में जो है यह एक समिति बनाई गई। और इस समिति में जो है 10 सदस्य थे, लेकिन बाद में इन सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 15 कर दिया गया है। तो वर्तमान संदर्भ में अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि अधीनस्थ विधान की जो लोकसभा समिति है वह 15 सदस्यों से मिलकर बनती है।
तो यह जो कथन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कभी यह भी पूछा जा सकता है कि इस समिति का जो गठन है वह किसके सुझाव पर गठित की गई थी। तो यह जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो है सुझाव पर इस समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, ऐसे कई कानून हैं जो विधायिका से नहीं बल्कि प्रशासनिक कक्षों से आते हैं। इसे प्रतिनिधि कानून अर्थात डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहा जाता है। और यह जो कानून है वह किस प्रकार के होते हैं? तो यह कानून जो है कार्यकारी कानून जो होते हैं उन कानूनों से अलग होते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्यायोजित विधान अर्थात डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की क्या कमी है? तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है अर्थात प्रत्यायोजित विधान है उसकी कमी यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला विकल्प देखते हैं कि लोगों के अधिकारों के घनघोर उल्लंघन के मामले में प्रत्यायोजित विधान वापस लिया जा सकता है, ज़्यादा देरी के बिना इसमें उपयुक्त संशोधन किया जा सकता है। तो यह कथन जो है पूरी तरह से सही नहीं है। दूसरा कथन है देखेंगे कि यहाँ पर मूल अधिनियम के द्वारा दी गई शक्तियों के दुरुपयोग करने का अवसर है और इस तरह यह कार्यकारी अर्थात जो संसद है उसकी तुलना में अधिक शक्ति का आनंद उठा सकती है। तो इसके संदर्भ में यह दूसरा कथन जो है यह ज़्यादा बेहतर है और इसे 2016 में इस प्रश्न को बिहार PCSJ में पूछा भी गया है और इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अनुसार जो है यह बी विकल्प को सही माना गया है। और यह इसलिए भी सही है क्योंकि जब संसद के द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए किसी और अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है अर्थात अपनी शक्तियों का जो है डेलीगेशन किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वह जो मूल अधिनियम है उसके द्वारा दी गई शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं और कार्यकारी अर्थात संसद के द्वारा जो उसकी शक्तियाँ हैं उसका वो आनंद उठा सकते हैं। नेक्स्ट है, उस कार्य को चुनिए जिसे प्रशासनिक नियम के तहत प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से कार्य हैं या किसको जो है प्रशासनिक विधि के तहत प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता। तो कोई विधि है उसको पूर्वव्यापी अर्थात भूतलक्षी प्रभाव देने के लिए उसे कोई शक्ति का जो डेलीगेशन है वह नहीं किया जा सकता है। तो यह जो है पहला विकल्प ही सही है, इसे प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो मूलभूत शक्तियां हैं अर्थात अगर संसद है या विधानमंडल है कोई उसे ऐसी शक्ति प्राप्त है जिसका उपयोग केवल वही कर सकते हैं अर्थात वह उनकी मूलभूत शक्ति है, तो ऐसी मूलभूत शक्तियों का भी डेलीगेशन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में अमेरिकी न्यायालय ने प्रत्यायोजित विधान को असंवैधानिक और अवैध बताया था? तो अमेरिका के इतिहास में अभी तक केवल 3 केस ऐसे आए हैं जिसमें जो है ऐसा निर्णय दिया गया कि प्रत्यायोजित विधान को असंवैधानिक बताया गया था। केवल 3 केस थे। इसमें से पहला केस था पोल्ट्री कॉरपोरेशन बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है पनामा रिफाइनरी बनाम रेन का और तीसरा है कार्टर बनाम मैकार्टर कोल कंपनी। तो यही 3 केस अभी तक ऐसे आए हैं जिसमें प्रत्यायोजित विधान को असंवैधानिक घोषित किया गया अर्थात जो डेलीगेट किया गया अपनी पावर का उसके पावर के डेलीगेशन में जो कानून बनाया गया तो उस कानून को ही वहाँ पर असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो यह 3 केस हैं, यही सी 3 केस को ध्यान में रखना है, इसके अलावा को है अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो 3 केस पोल्ट्री, पनामा और कार्टर, अगर आप पहला भी शब्द याद रखेंगे तो हो सकता है वहाँ पर एक गेस लगा सकें। नेक्स्ट है, गलत उत्तर बताइए। भारत में प्रत्यायोजित विधान को निम्न आधार पर चुनौती दी जा सकती है। तो यहाँ पर गलत उत्तर पूछा गया है। तो भारत में जो है प्रत्यायोजित विधान को चुनौती दी जा सकती है कि भारत में अयुक्तियुक्तता के आधार पर प्रत्यायोजित विधान को चुनौती नहीं दी जा सकती। यही जो है विकल्प गलत है क्योंकि भारत में अगर अयुक्त आधार पर प्रत्यायोजित विधान बनाया जाता है या जो है विधान को डेलीगेट किया जाता है विधान बनाने की शक्ति को, तो उसे चुनौती दिया जा सकता है, लेकिन गलत पूछा है तो यही जो है गलत है। इसके अलावा दूसरा विकल्प देखते हैं कि यदि प्रत्यायोजित विधान में संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का अयुक्त निर्बंधन लगाया जाता है तो वहाँ पर भी उस पर जो है चुनौती दी जा सकती है। तो यह सही है। मूल अधिनियम जो असंवैधानिक है तो उसका भी डेलीगेशन नहीं किया जा सकता, तो इस पर भी जो है चुनौती दी जा सकती है। चौथा है कि जहां मूल अधिनियम तो असंवैधानिक है परंतु प्रत्यायोजित जो विधान है वह असंवैधानिक है, तो इसको भी इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है। तो अर्थात यहाँ पर जो पहला विकल्प है कि भारत में जो है अयुक्तियुक्तता के आधार पर प्रत्यायोजित विधान
को चुनौती नहीं दी जा सकती, तो यही जो है पहला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यायोजित विधान को न्यायालय में निम्न आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो वह कौन कौन से आधार हैं जिन आधारों पर प्रत्यायोजित विधान को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो इसमें से पहला है कि यदि प्रत्यायोजित विधान मूल अधिनियम के विरोध में है तो इसको चुनौती दिया जा सकता है। संविधान के विरोध में है तो इसे भी चुनौती दिया जा सकता है। अगर प्रत्यायोजित विधान के द्वारा मूल अधिनियम में विहित प्रक्रिया की अवहेलना की जाती है तो वहाँ पर भी चुनौती दी जा सकती है। लेकिन जो चौथा विकल्प है कि यदि प्रत्यायोजित विधान जनहित के विपरीत है तो इस आधार पर जो है उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट है, गलत उत्तर बताइए। प्रत्यायोजित विधान निम्न प्रकार के हैं। तो प्रत्यायोजित विधान के जो प्रकार हैं वह कठिनाई निवारण की शक्तियां हैं, ये सही है। ब्यौरा भरने की शक्तियां हैं, सशर्त विधान है। तो यह प्रत्यायोजित विधान के प्रकार हैं, लेकिन आपातकालीन विधान जैसा कोई प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है, गलत उत्तर बताइए। तो प्रत्यायोजित विधान के विकास के निम्न कारण हैं। तो प्रत्यायोजित विधान का जो निर्माण किया गया है या ऐसी जो व्यवस्था की गई है वह इसलिए की गई है, तो यहाँ पर गलत उत्तर पूछा गया है। तो संसदीय समय का अभाव है, तो इस आधार पर जो है जो शक्तियाँ हैं उसको डेलीगेट किया जाता है। तकनीकी जो है विषय वस्तु की तकनीकी, अर्थात जो संसद सदस्य होते हैं अधिकतर वह राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, उन्हें किसी भी तकनीकी विषय का ज्ञान नहीं होता है, तो इसलिए उनको किस विषय पर विषय बनाना है, विधि बनाना है, इसका उन्हें कोई जानकारी नहीं रहती है। तो इसीलिए जो है ऐसी जो विधि है, विधि बनाने की शक्ति है, उसको डेलीगेट कर दिया जाता है। तो इसी आधार पर भी प्रत्यायोजित विधान का विकास हुआ है। लचीलेपन की आवश्यकता होती है, तो इसके आधार पर भी जो है प्रत्यायोजित विधान का विकास हुआ है। लेकिन लोकहित की मांग जो है यह गलत है और यह जो है प्रत्यायोजित विधान का कोई कारण नहीं है। तो यहाँ पर गलत पूछा है, तो ये डी वाला ही गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वादों में से किसमें यह कहा गया कि नैसर्गिक न्याय के नियमों का लक्ष्य है न्याय सुनिश्चित करना, या यदि नकारात्मक रूप से कहा जाए तो अन्याय को रोकना। तो ऐसा जो निर्णय है यहाँ पूछा गया है कि यह किस केस में दिया गया है। तो यह निर्णय दिया गया था मेनका गांधी बनाम भारत संघ का केस है और इसी केस में यह निर्णय दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस केस में यह निर्धारित किया गया था कि जो भारत की विधायिका है वह शाही संसद की अभिकर्ता या प्रतिनिधि नहीं है। तो ऐसा निर्णय दिया गया था क्वीन बनाम बूरा है, अर्थात इसे दूसरे नाम से जाना जाता है इम्प्रेस वर्सेज ब्यूरा का केस। तो इन दोनों नामों को ध्यान रखना, खैर ये दोनों एक ही हैं लेकिन नाम अलग अलग करके कभी पूछ लिया जाता है। तो क्वीन वर्सेज बूरा है या इम्प्रेस बनाम ब्यूरा या क्वीन बनाम बूरा, इस तरह से इसे अलग अलग नामों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में अदालत प्रशासनिक कानून के तहत प्रत्यायोजित विधान की वैधता तय करती है और कुछ प्रमाण तय करती है। निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त वक्तव्य संबंधित है? तो ऐसा जो वक्तव्य है या ऐसा जो कथन है वह मूल अधिकारातीत प्रमाण, प्रक्रियात्मक अधिकारातीत प्रमाण से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रत्यायोजन में संवैधानिक बाधा रही है। तो प्रत्यायोजन में संवैधानिक जो बाधाएं रही हैं, अर्थात इसकी कुछ सीमाएं जो तय की गई हैं, कुछ बाधाएं लगाई गई हैं, तो वह भारत और अमेरिका इन दोनों जगहों पर इसे जो है बाधाएं लगाई गई हैं। नेक्स्ट है, किस सीमा तक संसद अपनी शक्ति को प्रत्यायोजित कर सकती है? तो संसद जो है अपनी शक्तियों को पूरी तरह से प्रत्यायोजन नहीं कर सकती है, बल्कि उसमें कुछ जो है लिमिटेशन लगाया गया है, कुछ सीमाएं हैं। तो सीमा क्या है कि आवश्यक जो शक्ति है उसकी, अर्थात कुछ उसे ऐसी शक्तियां प्रदान की गई हैं जिनका उपयोग केवल संसद ही कर सकती है, उसको जो है किसी अन्य व्यक्ति को डेलीगेट नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी जो शक्तियां हैं, आवश्यक शक्तियां, उससे प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रत्यायोजित विधान हेतु विभिन्न समितियां गठित होती हैं। तो प्रत्येक समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो अभी हमने ऊपर जैसा कि देखा है
कि ऐसी जो समितियां हैं वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सुझाव पर 1953 में जो है गठित की गई थी। और इसमें तो जब गठित की गई थी तो उस समय इसमें सदस्यों की संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में या पश्चातवर्ती अवसर पर इस सदस्य संख्या को बढ़ा करके इसे 15 कर दिया गया है। तो अब कभी भी पूछा जाता है कि लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रत्यायोजित विधान हेतु जो समितियां गठित होती हैं तो उसमें सदस्यों की संख्या 15 होगी। नेक्स्ट है, बताइए निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रत्यायोजित विधान को अविधिमान्य करार नहीं दिया जा सकता है। तो पहला विकल्प है कि सामर्थ्यकारी जो अधिकारिता है तो उसके आधार पर अगर जो है अधिनियम बनाया जाता है या कोई विधि बनाई जाती है इस डेलीगेशन के द्वारा तो उसे अल्ट्रा वायरस घोषित किया जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि जब जिस संस्था को या जिस अधिकारी को डेलीगेट किया जाता है पावर को, उसके अंदर वह जो विधि बनाने की सामर्थ्य ही नहीं है तो फिर भी वह कोई जो है कानून बनाता है तो उसको अल्ट्रा वायरस घोषित किया जाता है। दूसरी बात है कि प्रत्यायोजित विधान जो है वह संविधान के अधिकारातीत है तो उसे भी अविधिमान्य करार दिया जा सकता है। तीसरा है कि प्रत्यायोजित विधान जो है वह सामर्थ्यकारी अधिनियम के अधिकारातीत है अर्थात अधिकारिता से बाहर है तो उसको भी अविधिमान्य घोषित किया जा सकता है। लेकिन जो चौथा विकल्प है कि प्रत्यायोजित विधान के कुछ प्रावधानों के अधिकारातीत है तो इस आधार पर जो है उसे अविधिमान्य घोषित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, सही कथन बताइए। तो प्रत्यायोजित विधान को भूतलक्षी प्रभाव तभी दिया जा सकता है जबकि तो प्रत्यायोजित विधान को कब जो है यहाँ पर पूछा है कि भूतलक्षी प्रभाव दिया जा सकता है। तो इसका जो है भूतलक्षी प्रभाव तभी दिया जा सकता है जबकि इसका जो मूल नियम है जिसके तहत जो है डेलीगेट किया गया है शक्तियों को, इसकी अनुमति देता है और इसके लिए पर्याप्त और न्यायोचित अगर कारण है तभी ही इसको जो है भूतलक्षी प्रभाव दिया जा सकता है। अन्यथा जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसको भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जा सकता, वो सदैव ही भविष्यलक्षी होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यायोजित विधान के नियंत्रण के लिए उपलब्ध नहीं है। तो प्रत्यायोजित विधान के जो नियंत्रण है अभी हमने देखा था कि उस पे जो है 3 प्रकार के नियंत्रण हैं। ये कौन कौन से हैं? न्यायिक नियंत्रण है, कार्यपालक या विधायी नियंत्रण है और जो प्रभावित हित हैं उन हितों से उसका परामर्श होना चाहिए। तो यह 3 प्रकार के नियंत्रण उस पर लगाए जाते हैं। लेकिन मंत्रियों की समिति के द्वारा नियंत्रण, तो ऐसे नियंत्रण के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यायोजित विधान नियंत्रित कर सकता है। तो प्रत्यायोजित विधान का नियंत्रण जो है यह विधायिका कर सकती है, क्योंकि अभी हमने देखा कि नियंत्रण के जो 3 प्रकार हैं उसमें क्या क्या है, न्यायिक है, विधायी है और प्रभावी हितों से परामर्श करके। तो विधायी के अंतर्गत जो है विधायिका आती है और इसके द्वारा प्रत्यायोजित विधान का नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रत्यायोजित विधान एवं सशर्त विधान में अंतर बताने वाला वाद कौन सा है। अर्थात किस केस में सशर्त विधान और प्रत्यायोजित विधान में अंतर बताया गया है। तो ऐसा जो बहुत ही महत्वपूर्ण केस है हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ का केस है। इसी केस में प्रत्यायोजित विधान और सशर्त विधान में अंतर बताया गया था। इसके अलावा इन री दिल्ली लाज का एक्ट का जो केस है यह भी जो है प्रत्यायोजित विधान पर बहुत महत्वपूर्ण केस है। और तो उच्चतम न्यायालय ने प्रत्यायोजित विधान के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं इसके प्रत्यायोजित विधान के संबंध में। तो इसमें प्रत्यायोजित विधान की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो यह विकल्प जो है यह गलत है, क्योंकि ऐसा है प्रत्यायोजित की जो शक्ति है वह विधायी शक्ति से नहीं जुड़ी है। तो यह भी गलत है, क्योंकि इसकी जो विधायी शक्ति के अधीन जो है इस पर नियंत्रण लगाया जाता है और न्यायिक शक्ति के तहत भी नियंत्रण लगाया जाता है। तीसरा विकल्प है कि प्रत्यायोजित विधान की शक्ति पर यह प्रतिबंध है कि आवश्यक विधायी शक्ति को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता। तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आवश्यक विधायी शक्तियां हैं अर्थात जो विधानमंडल में ऐसी शक्तियां हैं कि जो कि केवल विधानमंडल के द्वारा उसका प्रयोग किया जाएगा, तो ऐसी शक्तियों का जो है डेलीगेशन नहीं किया जा सकता है। तो यह सी वाला विकल्प ही सही है। नेक्स्ट है, प्रत्यायोजित विधान का वर्गीकरण होता है। तो जो
प्रत्यायोजित विधान है उसका जो वर्गीकरण है, अर्थात उसके जो प्रकार हैं कुछ उसको बताए गए हैं, तो वह कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात कितने जो है खंडों में इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो यह 4 भागों में इसको विभाजित किया जाता है या वर्गीकरण किया जाता है। सामान्य, असामान्य, हेनरी अष्टम और न्यायिक पुनर्विलोकन का अपवर्जन करने वाला। तो यह जो है प्रत्यायोजित विधान के 4 प्रकार हैं। नेक्स्ट है प्रत्यायोजित विधान के बाइबिल के रूप में किस केस को जाना जाता है जिसमें यह निर्णय दिया गया था कि शक्ति पृथक्करण भारतीय संविधान का एक हिस्सा नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, इन दिल्ली लॉज एक्ट। तो यह केस ध्यान में रखना है और इस केस के बारे में हमेशा पूछा जाता है कि यह केस जो है किससे संबंधित है या किस विषय पर यह आधारित है। इसके अलावा जो है एक केस और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि प्रत्यायोजित विधान से सीधे पूछ ली जाती है, वह है हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ का केस। यह 2 केस हैं जो कि प्रत्यायोजित विधान पर हैं और इन्हें जो है ध्यान में रखना आवश्यक है। नेक्स्ट है किन मामलों में विधायिका के द्वारा प्रत्यायोजित विधान को मान्य किया गया था। तो कौन सा केस है, यहाँ पूछा है कि प्रत्यायोजित विधान को मान्य किया गया था। तो यह जो केस है वह हरिशंकर बागला बनाम मध्य प्रदेश राज्य का है और इसमें शक्तियों का अत्यधिक प्रत्यायोजन से संबंधित यह केस है और इसी मामले में विधायिका के द्वारा प्रत्यायोजित विधान को विद्यमान घोषित किया गया था। नेक्स्ट है साधारणतया प्रत्यायोजित विधान को निम्नलिखित प्रकार का ही प्रभाव दिया जा सकता है। तो प्रत्यायोजित विधान को केवल जो है भविष्यलक्षी प्रभाव दिया जा सकता है, उसे भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है। तो इससे इसका तात्पर्य है कि इसके माध्यम से केवल ऐसी ही विधियों को प्रवर्तित कराया जा सकता है कि जो कि विधियां पहले से ही बनी हैं। इसके तहत ऐसी विधियों को प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता कि जो कि आज की डेट में बनाई गई हैं, अर्थात 1 तारीख को बनाई गई हैं और इसको 1 साल पहले जाकर के इसका प्रवर्तन कराया जाए। तो इसे ही भूतलक्षी प्रभाव कहा जाता है। और विधि आज बनाई गई और इसे भविष्य में जो है इसका प्रवर्तन होना है तो इसे भविष्यलक्षी प्रभाव कहा जाता है। तो साधारण रूप से जो प्रत्यायोजित विधान है उनको भविष्यलक्षी प्रभाव ही दिया जा सकता है, भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रत्यायोजित विधान के शीर्षक पर आधारित वर्गीकरण में नहीं आता है। तो प्रत्यायोजित विधान शीर्षक से तात्पर्य है कि कौन कौन से इसमें हैं जिनका प्रत्यायोजन किया जा सकता है और किसका प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। तो नियम, विनियम और आदेश, इनका जो है प्रत्यायोजन किया जा सकता है, लेकिन जो विज्ञप्ति होती है, नोटिफिकेशन होता है, इसका प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता है। तो नियम है, कोई विनियम है या आदेश है, अगर वह विधानमंडल के द्वारा दिया गया है तो उसको प्रवर्तित कराने के लिए या उसके संदर्भ में जो विधान बनाने के लिए जो है शक्तियाँ कार्यपालिका को दी जाती हैं या जो अधिकारी हैं उनको दिया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रत्यायोजित विधान को अविधिमान्य करार देने का समुचित आधार नहीं हो सकता है। तो किसी भी जो प्रत्यायोजित विधान है और उसके तहत कोई विधि बनाई गई तो उसको जो है अविधिमान्य घोषित किया जा सकता है। तो अगर वह अयुक्त है, मनमाना है, भेदभावपूर्ण है तब उसे जो है अविधिमान्य घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन अप्रभावकारिता के आधार पर उसे अविधिमान्य घोषित नहीं किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि जो नेचुरल जस्टिस का जो नियम है या जो उसका सिद्धांत है उसके तहत किस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं या बनाए जा सकते हैं। तो क्योंकि प्रशासनिक विधि में इसका जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और नेचुरल जस्टिस से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे प्रश्नों को, पुराने पेपर को उठा के, तो उसमें नेचुरल जस्टिस और प्रत्यायोजित विधान सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है आपको यहीं से मिल जाएंगे। इसके बाद जो है जो अन्य टॉपिक हैं वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो रिट याचिका वाला जो चैप्टर है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो जहाँ से प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं उन सारे टॉपिक को विस्तार से हम जो है हल करते हुए आगे बढ़ें। तो इसमें देखते हैं प्रश्न को कि नैसर्गिक न्याय से क्या तात्पर्य है। तो नैसर्गिक न्याय से तात्पर्य है किसी वाद को युक्तियुक्त ढंग से निर्णीत करना या उस पर निर्णय करना। नेक्स्ट है आर्डी अल्टर पार्टम। तो इसका क्या अर्थ है,
या इसके अंतर्गत कौन से अधिकार आते हैं। तो इसका तात्पर्य है कि दूसरे पक्षकार को भी सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। इसे ही ऑडी अल्टर पार्टम कहा जाता है, इसका अर्थ यही है। नेक्स्ट है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत प्रशासनिक कार्यवाहियों में जारी किया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया। किस केस में घोषित किया था? तो जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है उसे जो है प्रशासनिक कार्यवाहियों में भी लागू किया जा सकता है। ऐसा जो निर्णय है वह निर्णय दिया गया था मेनका गांधी बनाम भारत संघ का केस है। यह केस 1978 का है, सर्वोच्च न्यायालय का। नेक्स्ट है नैसर्गिक न्याय के नियमों में कठोर अनुपालन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस मामले में न्यायिक जो नैसर्गिक न्याय है उसका कठोरतापूर्वक अनुपालन किया जाएगा। एक तो होता है कि उसका अनुपालन किया जाना, दूसरी बात है कि उसका कठोरता से उसका जो है अनुपालन किया जाना। तो कठोर अनुपालन की आवश्यकता जो है यह न्यायिक निर्णयों के मामले में होती है। बाकी अर्ध न्यायिक और प्रशासनिक मामलों में भी इसका जो है पालन किया जाता है, लेकिन पूरी कठोरता के साथ जो इसका अनुपालन न्यायिक निर्णयों में ही किया जाता है। नेक्स्ट है दूसरे पक्ष की भी सुनो के नियम के अतिक्रमण का जो प्रशासनिक कृत्य पर क्या असर पड़ेगा। तो यह जो है नेचुरल जस्टिस का रूल है कि दूसरे पक्षकार को सुने बिना भी कोई जो है निर्णय नहीं दिया जा सकता है। अगर किसी दूसरे पक्षकार को सुने बिना कोई निर्णय दे दिया जाता है तो ऐसा जो निर्णय है वह नल एंड वाइड होगा, अर्थात अकृत तथा शून्य होगा। नेक्स्ट है मिनरल डेवलपमेंट लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ बिहार का प्रमुख वाद किस पर आधारित है या किससे संबंधित है। तो यह जो है व्यक्तिगत पक्षपात पर आधारित है। नेक्स्ट है अधिकार का मूल तत्व जो सुना जाता है, तो वह कौन सा है। तो यह जो है सुरक्षा के लिए अवसरवादिता। इसका तात्पर्य है कि सुनवाई के लिए अवसर, अर्थात सुरक्षा या प्रतिरक्षा है इसमें। तो प्रतिरक्षा के लिए अगर अवसर दिया जाता है या सुनवाई के लिए अवसर दिया जाता है तो यह जो है उसके एक मूल अधिकार है और नैसर्गिक न्याय का एक नियम भी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पक्षपात की परिधि में नहीं आता है। तो पक्षपात की परिधि में इसे जो है बायसनेस कहा जाता है या अभिनति कहा जाता है। यह कई नामों से जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इन सभी नामों को ध्यान में रखना जरूरी है कि पक्षपात, बायसनेस या अभिनति। अगर अभिनति देता है तो आपको समझ में नहीं आता तो आप इंग्लिश वाला वर्जन जरूर देखिए। तो जो पक्षपात है वह 3 प्रकार के होते हैं: धन संबंधी, वैयक्तिक पक्षपात और विषय वस्तु संबंधी। तो यहाँ पर इसमें पूछा है कि पक्षपात की परिधि में कौन नहीं आता है। तो न्यायिक पक्षपात जो है या जुडिशियल बायसनेस जो है इसमें नहीं आता है। तो अब देखते हैं कि पक्षपात 3 प्रकार के होते हैं: धन संबंधी, व्यक्तिगत पक्षपात और विषय वस्तु संबंधी पक्षपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित दूसरे पक्ष की सुनो सिद्धांत का भाग नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा जो है दूसरे पक्षकार की भी सुनो का भाग नहीं है पूछा गया है। तो पहला है दूसरे पक्ष को मौखिक सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए, तो यह उसका एक भाग है। दूसरा है कि दूसरे पक्ष के गवाहों के प्रति परीक्षण अर्थात जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसका अवसर मिलना चाहिए, तो यह भी जो है सही है। तीसरा है कि उसे अपने गवाहों के परीक्षण का अवसर मिलना चाहिए, तो यह सही नहीं है क्योंकि अपने गवाहों के जो परीक्षण का अवसर उसे दिए जाना जो जरूरी नहीं है, बल्कि जो विरोधी पक्षकार हैं उनके गवाहों के प्रति परीक्षा का अवसर दिया जाना नेचुरल जस्टिस का एक रूल होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अपवाद नहीं है। तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अपवाद क्या है, जो है अव्यवहारवादिता है, विधायी कार्यवाही है और विधायी आवश्यकता है। लेकिन इसमें अधिदिष्ट जो विरुद्ध नियम है यह जो है नैसर्गिक न्याय अर्थात नेचुरल जस्टिस के जो रूल हैं उसके अपवाद नहीं है। अब नैसर्गिक न्याय का जो सिद्धांत है उसके कुछ अपवाद हैं। इसका अर्थ यह है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें कि नेचुरल जस्टिस के नियम का अपवर्जन किया जाता है, वहां पर नेचुरल जस्टिस के रूल को फॉलो करना आवश्यक नहीं है। जैसे विधायी कार्य है, आपातकालीन कुछ परिस्थितियां आ गई हैं, शैक्षणिक मूल्यांकन है, जनहित है, इसके अलावा अव्यवहारिक परिस्थितियां हैं, संवैधानिक प्रतिपादन है और क्षणिक शासनात्मक कार्यवाहियां हैं। तो यह जो है 7 प्रकार हैं। इनमें अगर इस प्रकार की कोई परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो वहाँ पर नेचुरल जस्टिस के रूल का फॉलो करना आवश्यक नहीं है। इसे ही जो है नेचुरल जस्टिस का जो है अपवाद कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक कार्यवाही पर आरडी अल्टेरम पार्टम के उल्लंघन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रशासनिक कार्यवाही पर अगर कोई इसका जो प्रभाव होगा वह यह होगा कि जो कार्यवाही हो वह अकृत और शून्य हो जाएगी। नेक्स्ट है, आरडी अल्टेरम पार्टम की जो मुख्य विशेषता है वह क्या है। तो इसका तात्पर्य है कि दूसरे पक्षकारों की भी सुनना। तो अगर इसकी जो मुख्य विशेषता है तो हम उसको देखेंगे तो इसकी दो मुख्य विशेषताएं होती हैं। पहली होती है नोटिस या सूचना। इसका तात्पर्य है कि दूसरे पक्षकार को भी सूचना दिया जाना चाहिए और उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। अर्थात एक अगर कोई किसी व्यक्ति के प्रति वाद दायर किया गया है तो सबसे पहले उसको सूचना दी जाती है। इसी को क्रम में अगर आप कानून में देखेंगे तो उसको समन या वारंट के माध्यम से उसको सूचना दी जाएगी और जब सूचना उसको मिल जाती है तो उसको अवसर दिया जाएगा कि आप न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें, अर्थात उसको सुनवाई का अवसर दिया जाता है। तो ये जो है आरडी अल्टेरम पार्टम, जिसका तात्पर्य है दूसरे पक्षकार की भी सुनो, तो इसके दो आवश्यक तत्व होते हैं। नेक्स्ट है, युक्तियुक्त संभावना की कसौटी निम्नलिखित के लिए कसौटी है। तो युक्तियुक्त संभावना की कसौटी जो है यह किसके लिए आवश्यक होती है। तो यह जो है पक्षपात का विनिश्चय करने के लिए जो है युक्तियुक्त संभावना की कसौटी आवश्यक होती है। नेक्स्ट है, नैसर्गिक न्याय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है या असत्य है। पहला है, पूर्व नोटिस नैसर्गिक न्याय का आवश्यक सिद्धांत है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा है, प्रत्येक पक्ष को सुसंगत साक्ष्य जिस पर वह निर्भर करता है प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो यह भी जो है जो नेचुरल जस्टिस है उसका एक नियम है। तीसरा है कि यदि नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का अनुसरण किए जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उन्हें छोड़ा जा सकता है। यह सही नहीं है क्योंकि नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों को कभी छोड़ा नहीं जाना चाहिए और उसी के अनुसरण में ही कोई भी निर्णय, डिक्री, आदेश पारित होना चाहिए। चौथा है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत कल्प न्यायिक कार्यों में भी प्रयुक्त होते हैं। तो यह भी सही है कि अभी हमने देखा कि जो नेचुरल जस्टिस के नियम हैं वह न्यायिक कार्यवाही, न्यायिक कल्प अर्थात अर्ध न्यायिक कार्यवाही, प्रशासनिक कार्यवाही, इन सभी मामलों में ही वह लागू होता है। नेक्स्ट है, गलत उत्तर बताइए। तो नैसर्गिक न्याय के नियम से क्या आशय है। तो नैसर्गिक न्याय के नियम से आशय यह है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने मामले में निर्णय नहीं कर सकता है। तो यह सही है। यहाँ पर पूछा है कि गलत उत्तर बताने के लिए। तो कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं बन सकता, तो यह सही है, यह नैसर्गिक न्याय का नियम है। दूसरा है, किसी व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना जो है दंडित नहीं किया जा सकता। तो यह भी सही है और नेचुरल जस्टिस का ही रूल है ये। तीसरा है, सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक नहीं है परंतु प्रभावित पक्षकार को मात्र कारण बताओ नोटिस देना ही काफ़ी है। तो यही जो है नेचुरल जस्टिस का नियम नहीं है। चौथा है कि पक्षपात रहित न्यायाधिकरण द्वारा सुने जाने का अधिकार है। तो यह भी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। नैसर्गिक न्याय प्रशासनिक विधि में आदर्श तत्व है, इस अर्थ में नैसर्गिक न्याय को जाना जाता है। तो नैसर्गिक न्याय को इस अर्थ में किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर सही नहीं है पूछा गया है। तो नैसर्गिक विधि के रूप में इसे जाना जाता है, दैवीय न्याय के रूप में भी नेचुरल जस्टिस को जाना जाता है और लोकहित के रूप में जाना जाता है, लेकिन कार्यवाहियों के निष्पक्ष व्यवहार के रूप में इसे जाना नहीं जाता है। नेक्स्ट है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन निम्न प्रकार की कार्यवाहियों में किया जाना चाहिए। तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का जो पालन है वह न्यायिक कार्यवाहियों में, न्यायिक कल्प अर्थात अर्ध न्यायिक कार्यवाहियों में और प्रशासनिक कार्यवाहियों में, इन सभी मामलों में जो है नेचुरल जस्टिस के रूल का पालन होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो कौन सा सूत्र यहाँ पर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसमें पहला है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। तो यह जो है नेचुरल जस्टिस का रूल है, सही है। न्याय किया ही नहीं जाना चाहिए बल्कि स्पष्ट रूप से उसे किया गया प्रतीत भी होना चाहिए। तो यह भी बिल्कुल सही है और यह जो कथन है वह लॉर्ड हीवर्ट का है। लॉर्ड हीवर्ट महोदय का यह कथन है कि न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए बल्कि न्याय किया गया है ऐसा दिखाई भी देना चाहिए। तो यह भी सही है। तीसरा है
कि न्यायाधीश को सीजर की पत्नी की भांति संदेह से परे होना चाहिए। तो यह भी सही है कि जो न्यायाधीश है उसमें यह उससे देख के यह न लगे कि वह जो है पक्षपात कर रहा है, बल्कि उसे बिल्कुल ही निष्पक्ष जो है दिखना चाहिए। चौथा है कि यह राज्य के हित में है कि मुकदमे का बाजी का अंत हो। तो यहाँ पर पूछा गया है कि नैसर्गिक न्याय का कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो ये डी वाला है, यही जो है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत नहीं है, बल्कि ए बी सी जो है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत प्रशासनिक कार्यवाही के लिए एक प्रक्रियात्मक नियम है। उपर्युक्त कथन को विचार में लेते हुए कौन से कथन इसमें पूछा है कि न्यायसंगत हैं। तो यह नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है और इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं बन सकता, अर्थात कोई भी व्यक्ति को अपने ही कारण में न्याय नहीं देना चाहिए। तो यह कथन सही है। दूसरा है कि सभी व्यक्तियों को अपने स्वयं के मामले में न्याय देना चाहिए, तो यह गलत है। तो इस प्रकार से इसमें जो पहला विकल्प है यही सही है। अब इसके जो प्राकृतिक न्याय है इसके दो जो है सिद्धांत हैं। पहला है कि दूसरे पक्षकार को भी सुनो, दूसरे को भी सुनो, और दूसरा जो सिद्धांत है वह यह है कि किसी व्यक्ति को स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट है, दूसरे पक्ष को भी सुनो का नियम सुनवाई के युक्तियुक्त अवसर दिए जाने की अपेक्षा करता है। तो यह सुनवाई किस प्रकार की होनी चाहिए? तो ऐसी जो सुनवाई है वह लिखित में हो सकती है या मौखिक रूप में भी हो सकती है। नेक्स्ट है, पक्षपात के खिलाफ नियम के पालन पर निम्न बिंदु के तहत चर्चा की जा सकती है। तो पक्षपात के नियम के तहत जो है किस प्रकार की जो चर्चा की जा सकती है? तो आर्थिक पूर्वाग्रह, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और विषय वस्तु के रूप में पूर्वाग्रह। तो यह जो है तीन प्रकार की पूर्वाग्रह हैं या पक्षपात हैं। ऐसा जो निर्णय है सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में दिया था? तो यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था, एक केस है ए.के. क्रैपक बनाम भारत संघ, और यह केस जो है इम्पॉर्टेंट है और यह प्रश्न जो है 2016 में बिहार पीसीएसजे में पूछा गया है और इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है उसी के अनुसार ए.के. क्रैपक के केस में यह जो है निर्णय दिया गया था। नेक्स्ट है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का कौन सा अपवाद इसमें नहीं है पूछा है। तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के जो अपवाद हैं उसमें 7 अपवाद अभी हमने देखा है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा नहीं है। तो विधि के प्रावधानों के द्वारा वर्जन, यही जो है अपवाद नहीं है। बाकी संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा वर्जन, विधायी कार्य के द्वारा वर्जन और लोकहित में वर्जन, यह 3 जो है इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन विधिक प्रावधानों के द्वारा जो है नेचुरल जस्टिस का वर्जन नहीं किया जा सकता। एक बार हम फिर से देख ले रहे हैं कि इसके 7 अपवाद कौन कौन से हैं जिन मामलों में जो है नेचुरल जस्टिस का नियम लागू नहीं होगा या इसका दावा नहीं किया जा सकता। तो इसमें पहला विधायी कार्य है के द्वारा है, आपातकालीन परिस्थितियों में, शैक्षणिक मूल्यांकन में, जनहित, अव्यावहारिक परिस्थितियां हैं तब, और संवैधानिक प्रतिपादन का मामला है या शैक्षणिक अनुशासनिक कार्यवाही है। तो इन सभी मामलों में जो है नेचुरल जस्टिस के नियम का जो है दावा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, सही उत्तर चुनिए। तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत क्या हैं? तो नैसर्गिक न्याय का जो सिद्धांत है इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति खुद के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता, यह सही है। दूसरा है कि कोई भी व्यक्ति बिना सुनवाई के दोषी नहीं ठहराया जा सकता, अर्थात उसको सुनवाई का अवसर अवश्य ही दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से इसमें 1 और 2 ये दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद विधि का शासन से संबंधित नहीं है? तो यह भी प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 2018 में इसे पूछा गया है। यहाँ पर विधि के शासन से संबंधित जो केस है वह इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण का है, एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला का है और जय सिंघानी बनाम भारत संघ का है। लेकिन एसपी गुप्ता का जो केस है यह विधि के शासन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, सुनवाई के अधिकार के मुख्य तत्व निम्न में से कौन है? तो सुनवाई का अधिकार जो है उसके जो आवश्यक तत्व हैं उसमें व्यक्तिगत सुनवाई है, प्रतिरक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए और प्रतिवादों को उचित समय भी जो है या
प्रतिरक्षा का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो सभी हैं वह सुनवाई का जो अधिकार है उसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत नहीं लागू होते हैं। तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत जो हैं वह न्यायिक कार्यवाहियों में, प्रशासनिक कार्यवाहियों में और अर्ध न्यायिक कार्यवाहियों में लागू होते हैं, लेकिन जो डायरेक्शन प्रकृति की जो कार्यवाहियाँ हैं या अर्थात अनुदेशात्मक कार्यवाहियाँ हैं वहाँ पर नेचुरल जस्टिस का जो रूल है वह लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है, कथन ये है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का एक सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता है। यह कथन सही है और इसका कारण है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत में जो कार्य है वह निष्पक्षता वहाँ पर अपेक्षित है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने ही मामले में जज हो जाएगा तो वह निष्पक्ष नहीं रह जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि इस नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत प्रशासनिक कार्यवाहियों में भी अनुयोज्य हैं या अनुप्रयोज्य हैं। तो ऐसा जो निर्णय है वह दिया गया था APK क्रैपक बनाम भारत संघ के केस में। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें से जो है सभी सुमेलित हैं। तो पहला है APK क्रैपक बनाम भारत संघ, तो यह वैयक्तिक पूर्वाग्रह या पक्षपात या बायसनेस से संबंधित है। दूसरा है मानक लाल बनाम डॉक्टर प्रेमचंद का केस, तो यह धन संबंधी पूर्वाग्रह से संबंधित है। और मेनका गांधी बनाम भारत संघ, तो यह निर्णय के पश्चात सुनवाई से संबंधित है। और ओलेगा तेलिस बनाम बम्बई नगर निगम का जो केस है यह सुनवाई का उचित अवसर दिए जाने से संबंधित है। आगे के प्रश्नों को देखेंगे प्रशासनिक अधिकरण से जो संबंधित हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार के यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अर्थात कैट की जो स्थापना है वह किस तिथि को की गई थी। तो कैट की स्थापना की गई है 1 नवंबर सन 1985 को। और यह जो अधिकरण है इसे जो है CPC के तहत जो शक्तियां प्राप्त होती हैं सिविल न्यायालयों को, वो सभी शक्तियां इन्हें प्राप्त होती हैं। और यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है वह अर्ध न्यायिक कार्य करता है, अर्ध न्यायिक निकाय है। और इसमें जो है जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, इन सब की जो नियुक्तियां होती हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। एक बात और जानना जरूरी है कि जो कैट है इसके भारत में कुल 17 बेंच हैं और अधिकतर बेंच जो है वह हाई कोर्ट से ही संबंध हैं, लेकिन 2 ऐसी हैं जो कि हाई कोर्ट से संबंधित नहीं है बल्कि वह अलग अलग जो उसको स्थापित किया गया है। इसके अलावा 21 जो है इसमें सर्किट बेंच हैं। नेक्स्ट है, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद को जोड़कर की गई। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं। तो अनुच्छेद 323A और 330B को जोड़ा गया है और इसके द्वारा जो है प्रशासनिक अधिकरण के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो अगर इस अधिकरण की जो स्थापना की गई है वह इसी उद्देश्य से की गई है कि व्यक्ति को शीघ्र और त्वरित न्याय प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधिकरण का मुख्य लक्षण है। तो इसमें से कौन सा उसका जो है मुख्य लक्षण होता है। तो पहला देखते हैं कि उसका सभापतित्व तो जो है प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। तो यह कथन गलत है क्योंकि उसका जो अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष हैं वह प्रशासनिक अधिकारी हों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत प्रशासनिक और न्यायिक यह दोनों ही इसमें शामिल होते हैं। तो प्रशासनिक भी व्यक्ति भी उसका अध्यक्ष हो सकता है और न्यायिक भी। दूसरी बात है कि वे किसी भी विधि से बाधित नहीं होते। तो यह भी गलत है क्योंकि वे जो है नेचुरल जस्टिस के रूल से बाउंडेड होते हैं। तीसरा है कि वे सरकार के निर्देशों पर कार्य करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें से कोई भी जो है सही नहीं है। नेक्स्ट है, यदि प्रशासनिक न्यायाधिकरण की कार्यप्रणाली अल्ट्रा वायरस है अर्थात सख्त बाह्य है तो निम्नलिखित में से कौन सी रिट निर्गमित की जा सकेगी। तो इस प्रकार से अगर प्रशासनिक अधिकरण है और वह अपने अधिकारिता से बाहर कोई कार्य करते हैं अर्थात उनका जो कार्य है वह अल्ट्रा वायरस है, तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर ऐसे कार्यों पर रोक लगाने के लिए प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रशासनिक अधिकरण में नियुक्त जो सदस्य होते हैं उनकी
पदावधि कितनी होती है, अर्थात वो किस उम्र तक वो अपना पद धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर सदस्य के बारे में पूछा गया है। तो सदस्य जो है उनका जो कार्यकाल है वह 62 वर्ष होता है, लेकिन जो अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वह 65 वर्ष होता है, लेकिन जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वह 62 वर्ष होता है। नेक्स्ट है प्रशासनिक न्यायाधिकरण का कार्य किस प्रकार का होता है। तो हमने देखा है कि इनका जो कार्य है वह अर्ध न्यायिक प्रकृति का होता है। नेक्स्ट है फ्रैंक समिति किससे संबंधित है। तो फ्रैंक समिति जो है वह प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है, और यह जो समिति है वह इंग्लैंड में इसको जो है बनाया गया था। नेक्स्ट है इंग्लैंड की फ्रैंक कमेटी रिपोर्ट निम्नलिखित विषय पर आधारित थी, अर्थात जो इंग्लैंड में जो फ्रैंक कमेटी बनाई गई थी तो उसकी रिपोर्ट किस पर थी। तो उसकी रिपोर्ट थी प्रशासनिक अधिकारियों और नागरिकों के बीच संबंध कैसे होने चाहिए, इस पर यह आधारित थी। नेक्स्ट है प्रशासनिक प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत राज्य प्रशासनिक प्राधिकरण का गठन कौन कर सकता है। तो राज्य में प्रशासनिक प्राधिकरण का गठन करने के बारे में पूछा गया है। तो ऐसा जो गठन है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति भी अपनी मर्जी से तो करते नहीं हैं, तो वह केंद्र सरकार के द्वारा उनको जो किया जाता है, और ऐसा तब किया जाएगा जबकि राज्य सरकार इसके गठन की मांग करती है। तो ऐसी स्थिति में ही केंद्र सरकार के जो है द्वारा इसका जो गठन किया जाता है। और जब राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है तो उसमें जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं तो उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, लेकिन ऐसी जो राष्ट्रपति की द्वारा नियुक्ति होगी वह राज्यपाल की सलाह से ही होगी, जबकि केंद्र के मामले में राष्ट्रपति जो है उसकी नियुक्ति करते हैं, वहाँ पर राज्य से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में हुआ है। तो ऐसा जो गठन है वह किस समिति की सिफारिश पर हुआ है। तो यह जो समिति थी वह संथानम समिति थी। इसी की सिफारिश पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट है प्रशासनिक अधिकरण की कार्यवाही को किस प्रकार की कार्यवाही माना जाता है। तो इसे जो है अर्ध न्यायिक प्रकृति की कार्यवाही माना जाता है। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के भर्ती एवं सेवा शर्तों के संबंधित विवादों के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अर्थात जो कैट होता है CAT, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी स्थापना करने के लिए भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया, और संशोधन करके जो भाग 14A जोड़ा गया, और इसके तहत 323A और 323B दो जो है नए अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। और जो 323A है इसी के तहत जो है प्रशासनिक अधिकरण का अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का जो है गठन किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा है कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के भर्ती और सेवा शर्तों के संबंध में विवादों के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई थी। तो यह प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो इनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य जो हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और इसमें कार्यकाल पूछ लेता है तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो कार्यकाल होगा वह 65 वर्ष की उम्र तक जो है वो अपने पद पर रहते हैं, और सदस्य जो होते हैं वह 62 वर्ष की उनकी जो उम्र तक उनका पदावधि होती है। नेक्स्ट है संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद से प्राप्त अधिकार के अंतर्गत भारतीय संसद ने प्रशासनिक अधिकरण को अधिनियमित किया। तो ऐसा ही जो है प्रश्न हमने देखा है अभी कि यह जो है किस अनुच्छेद के तहत इसे अधिनियमित किया गया है। तो यह अनुच्छेद 323A के तहत इसको अधिनियमित किया गया है, और अनुच्छेद 323B के अंतर्गत अन्य जो मामले हैं उनके लिए जो है अधिकरण का गठन किया जाता है। तो यहाँ पर 323A के अंतर्गत जो प्रशासनिक अधिकरण का गठन किया जाता है वह जो है प्रशासनिक जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं और उनके कार्य और सेवा शर्तें, भर्ती नियम, इसके बारे में जो प्रावधान किया जाता है। और खंड B के तहत
खंड भी नहीं है, बल्कि ये 323 का बी है अनुच्छेद, एक इंडिपेंडेंट अनुच्छेद है 323 बी। तो इस अनुच्छेद के तहत अन्य विषय जैसे हैं कि टैक्सेशन के लिए विदेशी मुद्रा, सीमा शुल्क, औद्योगिक या लेबर संबंधी डिस्प्यूट है, तो इन सब के लिए जो है ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है हीरानाथ मिश्रा बनाम प्रिंसिपल राजेंद्र मेडिकल कॉलेज रांची के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णित किया कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का, तो यहाँ पर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का क्या तात्पर्य है या किस प्रकार से यह इसको जो है पालन किया जाएगा। तो यह जो है नैसर्गिक न्याय जो है यह एक कठोर प्रकृति का नियम नहीं है और इसे विभिन्न परिस्थितियों में बदला भी जा सकता है। तो ऐसा जो निर्णय है वह हीरानाथ मिश्रा बनाम प्रिंसिपल राजेंद्र मेडिकल कॉलेज रांची का है। यह 1973 का मामला था सर्वोच्च न्यायालय का। तो इसी केस में जो है निर्णय दिया गया कि जो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है वह कठोर प्रकृति का नियम है नहीं है, बल्कि उसको विभिन्न परिस्थितियों में बदला जा सकता है, बशर्ते उसके कारण जो है जो नेचुरल जस्टिस का मूल नियम है उसका जो है उल्लंघन नहीं होना चाहिए और व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं रिट क्षेत्राधिकार, क्योंकि अभी हमने इस वीडियो में प्लस इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है प्रशासनिक अधिकरण के संदर्भ में जो भी एमसीक्यूज थे उनको सॉल्व किया था, और दूसरा जो टॉपिक था प्रत्यायोजित विधान या नेचुरल जस्टिस, उन सबको हमने सॉल्व किया है। तो अब हम जो है आगे रिट क्षेत्राधिकार को देखेंगे, और रिट क्षेत्राधिकार से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। 5 प्रकार की रिट हैं जिनको जो है व्यक्ति के मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समय समय पर जो है सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के द्वारा जो है ये इसे जारी किया जाता है। तो इससे जो है कई बार जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे भी जाते हैं हमारी परीक्षाओं में, तो उसको हम देखेंगे। तो देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करते हैं, और रिट जो है यह 5 प्रकार की होती है। तो इसमें पहली जो बहुत महत्वपूर्ण रिट है, सबसे पहली आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है कि इसके अंतर्गत अवैध रूप से अगर कोई व्यक्ति बंदी बनाया गया है तो उसको न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए न्यायालय के द्वारा आदेश दिया जाता है। इसके लिए जो आवेदन है वह पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति जो है आवेदन कर सकता है। तो इसमें क्या होता है कि यदि बंदी बनाए जाने का कोई वैध कारण है तो यह रिट जारी नहीं की जाएगी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से बंदी बनाया गया है तो उसको यह रिट जारी करके न्यायालय के द्वारा आदेश दिया जाता है कि ऐसे अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उसे पेश किया जाए। तो इसके संबंध में कुछ केस लॉ हैं, उनको जो है कई बार पूछ लिया जाता है कि वह किस टॉपिक से संबंधित हैं। तो इसमें हमने 4 केस को शामिल किया है और ये बेहद महत्वपूर्ण है और इसे बहुत बार जो है पूछा गया है कि यह किस टॉपिक से संबंधित हैं। तो इसमें से जो है सदाशिव स्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य का केस है, कानू सान्याल बनाम जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग है, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन का है, और AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य का है। तो यह जो सुनील बत्रा का केस है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हम आगे देखेंगे। इसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा और इसमें कुछ गाइडलाइन भी जारी किया गया था। तो इसको अभी हम आगे जो है देखेंगे, इसका पूरा क्या डिसीजन था, इसमें किस प्रकार की गाइडलाइन जारी की गई थी। दूसरा है परमादेश। तो परमादेश का तात्पर्य है कि हम आदेश देते हैं। तो इस रिट के द्वारा लोक अधिकारी को उसके विधिक कर्तव्यों के पालन के लिए बाध्य किया जाता है और किसी व्यक्ति को कर्तव्य का पालन कराने के लिए परमादेश रिट जो है वह दायर नहीं की जा सकती। अर्थात किसी भी जो प्राइवेट व्यक्ति है उसको उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए यह रिट जारी नहीं की जाती, बल्कि यह लोक अधिकारी है कोई और वह अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करता है या कर्तव्य का पालन नहीं करता है। जैसे उदाहरण देख ले हैं, अगर जो है किसी शस्त्र का लाइसेंस प्राप्त करना है या मोटर वाहन का जो है चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना है और उस लाइसेंस प्राप्त करने की जो भी औपचारिकताएं हैं, कोई व्यक्ति उन सारी औपचारिकताओं को पूरी करता है, उसके बावजूद जो परिवहन अधिकारी है RTO है वह लाइसेंस जो है प्रदान नहीं करता है, तो ऐसे परमादेश रिट को जारी कर सकता है और इसके माध्यम से जो है उसको आदेश दिया जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस जो है जारी किया जाए। अन्य बातें इसमें है कि परमादेश रिट लोक प्राधिकारी जिसके अंतर्गत सरकार और निगम भी शामिल हैं, इन्हें ही जारी
किया जाता है। तो कब जो है परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती, तो वे भी कुछ परिस्थितियां हैं जबकि यह रिट जारी नहीं की जा सकती। तो जबकि जो कर्तव्य है किसी अधिकारी का वह विधिक नहीं है बल्कि वह उसके विवेकाधीन है, अर्थात उसकी विवेकीय शक्ति है या उसका जो पर्सनल कोई ड्यूटी है, तो उसके पालन के लिए जो है यह रिट जारी नहीं की जा सकती, क्योंकि वह उसके विवेक के ऊपर है, वह उस कार्य को करे या न करे। दूसरी बात है कि निजी व्यक्तियों को और निजी संस्थाओं के विरुद्ध जो है यह जारी नहीं की जा सकती, जबकि व्यक्तियों के बीच जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया हो या संविदात्मक कर्तव्य है का पालन करना है, तो वहाँ पर भी जो है इस रिट को जारी नहीं किया जाता है। अब तीसरी रिट है प्रतिषेध। तो प्रतिषेध के अंतर्गत क्या होता है कि यह एक जो है जुडिशियल रिट है जो किसी वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है और अधीनस्थ न्यायालयों को अधिकारिता से बाहर कार्य करने से रोका जाता है। तो प्रतिषेध से तात्पर्य है कि अगर कोई न्यायालय है वह उसको जो भी अधिकारिता प्राप्त है, जो उसका जुरिस्डिक्शन है, उस जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर काम करता है या जो उसको अधिकारिता दी गई है उस अधिकारिता का वह प्रयोग नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में जो वरिष्ठ न्यायालय है उसके विरुद्ध जो है रिट जारी करेगा, प्रतिषेध रिट, और उसे अधिकारिता से बाहर कार्य करने से रोकता है। तो यह केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है। यह किसी जो है पब्लिक या किसी प्राइवेट जो है जो संस्थाएं हैं उनको जारी नहीं किया जाता है। तो कार्यपालिका जो है प्रशासनिक पदाधिकारी तथा विधायिका के विरुद्ध भी इसे जारी नहीं किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है उत्प्रेषण रिट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वो न्यायिक, अर्ध न्यायिक या कार्य करने वाले निकाय हैं उनके विरुद्ध भी जो है इसको जारी किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जो मामला अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक जो निकाय हैं तो वहाँ पर कोई मामला चल रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह जो है दोषपूर्ण कार्यवाही वहाँ पर की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में जो वरिष्ठ न्यायालय होता है तो उस अधीनस्थ न्यायालय से उस मामले को अपने पास मंगा लेता है और उसकी जो है वैधता को चेक करता है, और अगर वह दोषपूर्ण अगर कार्यवाही है तो उसको रद्द कर दिया जाता है। तो इसके आधार हैं, इसके 3 आधार हैं। अभी ये कई परीक्षाओं में कई प्रश्न बार जो है यह आधार पूछ लेता है, 4 विकल्प दे देगा और उसमें से कह देगा कि उत्प्रेषण के इसमें से आधार कौन नहीं है। तो उत्प्रेषण के ये जो 3 आधार हैं, पहला है कि अधिकारिता का अभाव है, जो लोअर कोर्ट है उसके पास जो है अधिकारिता का अभाव है फिर भी वह कार्यवाही कर रहा है, या वह नैसर्गिक न्याय का सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहा है, या निर्णय में उसने वैधानिक गलती किया है। तो ऐसी स्थिति में जो हायर कोर्ट होता है वह लोअर कोर्ट से उस मामले को अपने पास मंगा लेता है। 5वीं है अधिकार परीक्षा। तो इसका तात्पर्य है कि आपका क्या प्राधिकार है। तो इस रिट के माध्यम से किसी व्यक्ति से जो किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण किए हुए है तो उससे यह पूछा जाता है कि वह किस प्राधिकार से उस पद को धारण किए हुए है। तो इसकी कुछ शर्तें हैं, उनका पालन होना आवश्यक है। अर्थात इसके लिए जो है एक सार्वजनिक पद होना चाहिए और उस पद को अवैध रूप से कोई व्यक्ति धारण करता है, अर्थात उसको पद को धारण करने का उसके पास कोई लीगल राइट नहीं है फिर भी वह उसको धारण किए हुए है, तो वहाँ पर भी इस रिट को जारी किया जा सकता है या उसके लिए आवेदन किया जा सकता है न्यायालय से। तीसरी बात है कि एक सामान्य नागरिक भी अधिकार परीक्षा रिट का दावा कर सकता है, उसका कोई विशेष या व्यक्तिगत हित होना आवश्यक नहीं है। अर्थात अगर कोई एक प्राइवेट व्यक्ति है और उसका कोई विशेष जो है हित, व्यक्तिगत हित नहीं है, फिर भी वह ऐसी कंडीशन को देखता है कि एक सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति जो है अवैध रूप से काबिज है, तो ऐसी स्थिति में वह यह याचिका के माध्यम से न्यायालय में आवेदन करेगा कि यहाँ पे इस रिट को जारी किया जाए। तो यह हमने रिट को देख लिया। अब हम इसके ऊपर जो MCQs बनाए जा सकते हैं उनको देखते हैं। तो इसमें पहला है किसके विरुद्ध रिट जारी नहीं की जा सकती है। तो रिट जो है हमेशा उच्च न्यायालय के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती, बाकी कार्यपालिका है, उच्च राज्य का विधानमंडल है, संसद है, इनके विरुद्ध जारी की जा सकती है अगर इनके द्वारा जो है किसी अधिकार का या संविधान का अतिक्रमण किया जाता है या नेचुरल जस्टिस के रूल का वायलेशन किया जाता है। नेक्स्ट है प्राधिकार पूर्ण लेख, अर्थात रिट जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किन न्यायालयों को है। तो रिट जो है केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 अर्थात 226 के तहत हाई कोर्ट जो है को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रिट के संबंध में प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ये ऐसी एकमात्र रिट है कि इसके विरुद्ध जो है प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है।
नेक्स्ट है परमादेश रिट वहाँ जारी नहीं किया जा सकता जहाँ मूल अधिकार निम्नलिखित के द्वारा भंग होता है। तो अगर जो है किसी प्राइवेट संस्थान के द्वारा किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वहाँ पर जो है रिट जारी नहीं किया जा सकता है, परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता। तो परमादेश रिट जारी जो है तभी किया जा सकता है जबकि लोग जो अधिकारी हैं वह अपने कर्तव्यों का जो है निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है उनके विरुद्ध परमादेश रिट जारी की जाती है। लेकिन यह प्राइवेट जो संस्थान हैं अगर वो अपने कार्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध जो है परमादेश जो रिट है वह जारी नहीं की जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित रिटों में से कौन सा न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। तो न्यायिक और अर्ध न्यायिक के विरुद्ध जो है यह उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है और यह जो है एक निवारक और सहायक प्रकार की रिट है। इसके तहत जो है जो हायर कोर्ट होते हैं लोअर कोर्ट से किसी मामले को अपने पास मंगा करके उनकी वैधता को चेक करते हैं, उनका पुनर्विलोकन करते हैं। तो इसलिए जो है न्यायिक और अर्ध न्यायिक जो प्राधिकारी हैं उनके विरुद्ध उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। नेक्स्ट है प्रशासनिक कार्यवाही का पुनर्विलोकन करने के लिए रिट कितनी प्रकार की जारी की जाती हैं। तो प्रशासनिक कार्यवाही है तो उसको चेक करने के लिए, उसका रिव्यू करने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, जिसमें से बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेषण है और प्रतिषेध है। तो यह 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। नेक्स्ट है सही उत्तर बताइए। प्रतिषेध की रिट तब जारी की जा सकती है जबकि, तो इसमें से जबकि कौन कौन सी बातें फुलफिल होंगी जबकि जो है प्रतिषेध की रिट जारी की जाएगी। तो प्रतिषेध की रिट जो है हमने देखा है कि यह केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध ही जारी की जाती है। तो यह ऐसी कंडीशन में जारी की जाएगी जबकि जो उसका लोअर कोर्ट है उसको जो है अधिकारिता की जो है अनुपस्थिति है, अर्थात उसने जो है अधिकारिता से बाहर जाकर कार्य किया है या जो उसको अधिकार दिए गए हैं उस अधिकार का जो है उपयोग करने से वह वंचित रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी वह जो है यह रिट प्रतिषेध की रिट उसको जारी की जाती है। नेक्स्ट है परमादेश रिट निम्नलिखित स्थिति में जारी किया जा सकता है। तो परमादेश रिट जो है वह किस कंडीशन में जारी की जा सकती है। तो यहाँ पर जो विकल्प हैं उसमें देखते हैं तो इसमें सी वाला विकल्प सही होगा कि जहाँ एक लोक अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन करने में चूक करता है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर परमादेश रिट जारी की जाती है और उसको उसके कार्यों को करने के लिए बाध्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही उत्तर बताइए। तो उत्प्रेषण रिट का अनिवार्यतः अभिप्राय क्या है। तो उत्प्रेषण रिट का अभिप्राय यह है कि वहाँ पर जबकि मामले के अभिलेख को देखने से प्रकट होता है कि विधि की त्रुटि हुई है और उसको सुधारा जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में जो हायर कोर्ट है मामले को लोअर कोर्ट से अपने पास मंगा लेता है और उसकी जो त्रुटि है उसको चेक करके उसका जो है उसको सुधारता है। नेक्स्ट है कौन सी रिट प्रक्रियात्मक रिट है। तो इसमें से प्रक्रियात्मक रिट जो है वह बंदी प्रत्यक्षीकरण है। नेक्स्ट है परमादेश रिट प्रवर्तन के लिए निर्गत किया जाता है। तो परमादेश रिट जो है वह किस के कौन से कार्य हैं या कौन से कर्तव्य हैं जिनका पालन करने के लिए जारी किया जाता है। तो यह जो है आज्ञापक कर्तव्य हैं, अर्थात किसी के मैंडेटरी जो है ड्यूटी है और उस ड्यूटी का अगर वो फॉलो नहीं करता है, उसका पालन नहीं करता है, तो उसे पालन कराने के लिए परमादेश रिट के लिए आवेदन किया जाता है और न्यायालय के द्वारा जो है यह रिट जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमादेश रिट किसके विरुद्ध नहीं हो सकती है। तो परमादेश रिट जो है यह लोक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है। तो इसमें जो है यह भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनके विरुद्ध जो है ये, क्योंकि यह सर्वोच्च पद है और इनके विरुद्ध जो है कोई परमादेश रिट जारी नहीं की जाती है। नेक्स्ट है रिटों के द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन के मामले में भारतीय न्यायालय की स्थिति किस प्रकार की है। तो रिटों के मामले में जो है जो रिट जारी करने की जो उनकी शक्ति है वह उनके लिए बाध्यकर नहीं है, अर्थात कोई भी जो न्यायालय हैं जैसे रिट जारी करने वाले जो सक्षम न्यायालय हैं वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं। तो यह रिट जारी करना उनका विवेकाधिकार है, वह इसको जारी करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस
रिट के द्वारा हाई कोर्ट किसी व्यक्ति द्वारा कोई लोक पद धारण करने की वैधता का परीक्षण करता है। तो अभी हमने देखा है कि जो अधिकार परीक्षा है उसके उस रिट को जारी करके हाई कोर्ट जो है किसी लोक पद पर अवैध रूप से अगर कोई व्यक्ति उस पर जो है धारित है अर्थात उसको धारण किए हुए है तो वहाँ पर उसको चेक करता है कि तुम्हारा जो है क्या अधिकार है, किस अधिकार से इस पद पर जो है तुम कार्यरत हो। नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा याचिका संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? तो यह जो है किसी भी लोक पद पर अवैध रूप से कब्जा किए जाने से। नेक्स्ट है रिट ऑफ वारंटो अर्थात अधिकार परीक्षा दायर किया जा सकता है। तो यह जो है किसके द्वारा दायर किया जा सकता है? तो इसके संदर्भ में एक केस है अभी 2013 की, हालांकि इसी से संबंध है और इस केस में भी यही निर्णय दिया गया था कि किसी भी निजी व्यक्ति के द्वारा चाहे वह पीड़ित हो या नहीं हो उसके द्वारा भी जो है यह को वारंटो अर्थात अधिकार परीक्षा रिट जारी की जा सकती है। तो उस केस का नाम है राजेश अवस्थी बनाम नंदलाल जायसवाल का केस है। यह 2013 सर्वोच्च न्यायालय का केस है। तो इस केस में भी यही निर्णय दिया गया था कि किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा भी अधिकार परीक्षा के लिए आवेदन किया जा सकता है और न्यायालय के द्वारा अधिकार परीक्षा रिट जो है वह दायर की जा सकती है, भले ही वह जो प्राइवेट व्यक्ति है वह उसी के कार्य से पीड़ित न हो। नेक्स्ट है प्रतिषेध रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं हो सकता है? तो प्रतिषेध रिट जो है वह किसके विरुद्ध जारी हो सकता है? तो वह न्यायिक और अर्ध न्यायिक जो निकाय हैं उनके विरुद्ध जारी हो सकता है, लेकिन जो कार्यकारी निकाय हैं उनके विरुद्ध जो है प्रतिषेध की याचिका जारी जो है रिट जारी नहीं की जाती है। और न्यायिक और अर्ध न्यायिक के विरुद्ध तब जारी किया जाता है जबकि वे अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर कोई कार्य करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो वरिष्ठ न्यायालय है वह जो है इस रिट को जारी करता है। नेक्स्ट है प्रतिषेध रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो प्रतिषेध रिट जो है वह अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रतिषेध की रिट का आधार नहीं है? तो प्रतिषेध की जो रिट है उसका जो आधार है वह है अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर कोई कार्य किया जाता है, मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है और विधि की त्रुटि जो अभिलेख को देखने से ही प्रकट होती है। तो इन मामलों में ही जो है प्रतिषेध की रिट जारी की जा सकती है, लेकिन राष्ट्रीय विधि के उल्लंघन के संदर्भ में यहाँ पर जो है प्रतिषेध रिट की जो है जारी नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेषण की रिट का आधार नहीं है? तो यहाँ पर जो विकल्प है कि कब उत्प्रेषण रिट जो है जारी किया जा सकता है, तो यह न्यायालय या जो अर्ध न्यायिक जो निकाय हैं उनके विरुद्ध जो है वह जारी किया जाता है। कब? जबकि उनके पास अधिकारिता का अभाव है या उन्होंने अपनी अधिकारिता का दुरुपयोग किया है या नैसर्गिक न्याय के निर्णय का जो नैसर्गिक न्याय के नियम हैं या उसके सिद्धांत हैं उसका जो है अतिक्रमण किया है। तो इन मामलों में जो है उत्प्रेषण रिट जारी की जा सकती है, लेकिन नए और महत्वपूर्ण साक्ष्य का प्रकटीकरण करने के लिए जो है उत्प्रेषण रिट जारी नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा रिट के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो उत्प्रेक्षा या उत्प्रेषण रिट यह अलग अलग शब्द हैं, इनको जो है इस तरह से पूछ लेता है घुमा फिरा के जो परीक्षाओं में, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति बन जाती है। तो इसलिए जो है सभी प्रकार के शब्दों को जानना जरूरी है, इसके अलावा इंग्लिश का जो वर्जन है उसको भी देखना जरूरी है, तो वहाँ पर जो है कन्फ्यूजन नहीं हो पाता है। तो उत्प्रेषण की रिट के द्वारा क्या इसमें से पूछा है कि ठीक किया जाता है? तो इसमें से जो प्रथम दृष्टया विधि की गलती हुई है उसको ठीक करने के लिए, उसको चेक करने के लिए यह रिट जारी किया जाता है और मामला जो है लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट के द्वारा अपने पास मंगा लिया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित रिटों में से कौन सी केवल न्यायिक एवं न्यायिक कल्प अर्थात अर्ध न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो इसमें से जो है जो उत्प्रेषण है यह रिट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक जो प्राधिकारी हैं उन्हीं के विरुद्ध जारी की जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा एक राज्य के सर्वोच्च न्यायाधिकरण के निर्णय का उच्च न्यायालय में जो है न्यायिक पुनर्विलोकन होता है? तो यह जो रिट है वह उत्प्रेषण की रिट है। इसके तहत जो है जो लोअर कोर्ट से जो मामले हैं उसको जो हायर कोर्ट है अपने पास मंगा लेता है और उसका जो है पुनर्विलोकन करता है, उसकी वैधता की जाँच करता है। नेक्स्ट है रेस ज्यूडिकेटा का सिद्धांत निम्न में से किस रिट पर लागू नहीं होता है? तो रेस ज्यूडिकेटा अर्थात
प्रांग न्याय का जो सिद्धांत है वह किस रिट पर इसमें से लागू नहीं होता, तो वह बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है, इस मामले पर यह लागू नहीं होता। तो इसका तात्पर्य यह है कि अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए कोई याचिका दायर की गई है तो और उसके आवेदन को जो है वहाँ पर खारिज कर दिया जाता है, तो फिर से जो है इसके लिए आवेदन किया जा सकता है, तो वहाँ पर जो है रेस जुडिकेटा का कोई प्रावधान लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है लोकल स्टैंडी के सिद्धांत का क्या अर्थ है। तो लोकल स्टैंडी एक जो सूत्र है, इसका अर्थ यह है कि जनहित में रिट याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार है। तो यही जो है लोकल स्टैंडी कहलाता है, लोकस स्टैंडी। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस आधार पर उत्प्रेषण रिट जारी नहीं किया जा सकता है। तो उत्प्रेषण रिट जो है वह जारी किया जा सकता है, तो उसके जारी करने के जो आधार हैं वह अधिकारिता का दुरुपयोग है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अवज्ञा करना या उसका अतिक्रमण करना है, दस्तावेज के सम्मुख जो प्रकट विधि की त्रुटि है, अर्थात जो अभिलेख को देखने से ही जो त्रुटि है वह प्रकट होती है। तो इन 3 मामलों में उत्प्रेषण की रिट को जारी किया जा सकता है, लेकिन अधिकारिता के उपयोग के संदर्भ में जो है कोई भी इस प्रकार की रिट जारी नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है प्रक्रियात्मक रिट इसमें से कौन सी है। तो इसमें से प्रक्रियात्मक रिट के अंतर्गत कौन आता है, तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है यह एक प्रक्रियात्मक रिट है। नेक्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित वाद इसमें से कौन सा है। तो सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन और कानू सान्याल बनाम जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग का जो केस है, ये दोनों ही जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाद में आपात के दौरान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के निलंबन को विधिसम्मत ठहराया गया। तो यह केस का नाम है एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला का केस है। यह 1976 का केस है और इस केस में आपातकाल के दौरान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का जो है निलंबन कर दिया गया था और ऐसे निलंबन को वैध ठहराया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन आधारों पर उत्प्रेषण की याचिका जारी की जा सकती है। तो यहाँ पर उत्प्रेषण की याचिका जारी करने के जो आधार हैं हमने पहले भी देखा है कि अधिकारिता की त्रुटि है, अभिलेख में देखने से ही त्रुटि प्रकट होती है और नेचुरल जस्टिस का जो है उल्लंघन हुआ है। तो इन सभी आधारों पर जो है उत्प्रेषण की रिट जो है जारी की जा सकती है। नेक्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कब जारी की जा सकती है। तो जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से जो है बंदी बनाया गया है तो जो है यह रिट जारी की जा सकती है। नेक्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है शरीर को वस्तुतः प्रस्तुत करें। तो यह जो निर्णय है वह किस केस में दिया गया था। तो यह जो प्रश्न है 2016 में बिहार पीसीएसजे में पूछा भी गया है और ऐसा जो निर्णय है वह दिया गया था बातुल चंद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। तो बिहार पीसीएसजे 2016 की परीक्षा में इसे पूछा गया है और उसकी जो ऑफिशियल आंसर की है उसी के अनुसार जो है यह निर्णय, यह जो उत्तर है इसका बातुल चंद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का निर्णय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है कि कौन सा है। तो देखते हैं पहला कि परमादेश अर्ध न्यायिक प्रकृति के आदेश के विरुद्ध जारी किया जाता है। तो यह गलत है क्योंकि यह जो है जो प्राधिकारी होते हैं उनके विरुद्ध जारी किया जाता है जबकि वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। तो यह जो है सही नहीं है। दूसरा है कि जब अधीनस्थ न्यायालय क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करता है तब उत्प्रेषण रिट जारी किया जाता है। तो यह कथन सही है क्योंकि जब वह क्षेत्राधिकार का जो प्रयोग है वह नहीं करता है या अपने क्षेत्राधिकार से जब बाहर जाकर के कोई कार्य कर देता है तो ऐसी स्थिति में जो हायर कोर्ट हैं या सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय वह जो है उस लोअर कोर्ट को यह रिट जारी करके उस मामले को अपने पास मंगा लेते हैं और उसका रिव्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमादेश रिट अर्थात मैंडमस की आवश्यक शर्त क्या है। तो कौन सी जो बातें हैं जबकि परमादेश रिट जो है जारी की जा सकती है। तो यह जो प्रश्न है यह भी 2016 में बिहार पीसीएसजे में पूछा गया है और इसकी ऑफिशियल आंसर की जो है उसके हिसाब से इसका उत्तर ए हो। ए में यह है कि जब याचिकाकर्ता का कानूनी अधिकार है जो न्यायिक रूप से लागू किया जा सकता है लेकिन उसको लागू नहीं किया जाता, अर्थात इसका हमने उदाहरण देखा कि जबकि कोई व्यक्ति है वह किसी लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए आवेदन देता है और उस लाइसेंस पाने के लिए जितनी भी औपचारिकताएं पूरी की जानी है उन सभी औपचारिकताओं को पूरी करता है, फिर भी उसको जो है लाइसेंस दिए जाने से इनकार कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में वह आवेदन कर सकता है
न्यायालय के समक्ष, और न्यायालय जो है वह इस आदेश को जारी कर सकता है, परमादेश रिट को जारी कर सकता है, और इस रिट को जारी करके वो जो याचिका करता है उसके कानूनी अधिकार का जो है पालन कराया जाएगा, उसका संरक्षण कराया जाता है। नेक्स्ट है, परमादेश की याचिका निम्नलिखित के विरुद्ध नहीं जारी की जा सकती है। तो परमादेश की याचिका भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध जारी नहीं की जाती है। नेक्स्ट है, परमादेश की रिट जारी की जा सकती है। तो यह किस मामले में जो है यह रिट जारी की जा सकती है? तो यह किसी प्राधिकारी को उसके कार्य को करने के लिए बाध्य करने के लिए यह रिट जारी की जाती है। नेक्स्ट है, किसी लोक पद को हड़पने वाले किसी व्यक्ति को लोक पद से हटाने के लिए न्यायालय के द्वारा कौन सी रिट जारी की जाएगी? तो यह अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है, और उससे उसका जो है कारण पूछा जाता है कि किस अधिकार से तुम इस पद पर हो, और अगर वह उचित कारण नहीं बता पाता है तो वहाँ पर उसको उस पद से हटाने के लिए आदेश दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में निर्णयोपरांत सुनवाई के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ है? तो यह जो केस है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ का केस। और इसे जो है जब हम संविधान को देखेंगे तो वहाँ पर ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो मेन नेक्स्ट है, जब किसी अवर न्यायालय या अधिकरण को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने या नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध कार्य करने पर रिट प्रेषित किया जाता है तो ऐसी रिट है उसको क्या कहा जाता है? तो ऐसी रिट को उत्प्रेषण रिट कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो लोअर कोर्ट हैं वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हायर कोर्ट क्या करता है कि वहाँ पर उस मामले को अपने पास मंगा लेता है, वहाँ पर उसको प्रेषित करने का आदेश देता है और उसको चेक करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है यह किसी व्यक्ति के जो व्यक्तिगत उसकी स्वतंत्रता है उसकी रक्षा करता है। नेक्स्ट है, उत्प्रेषण रिट के द्वारा सही किया जा सकता है। तो उत्प्रेषण रिट के द्वारा इसमें से क्या सही किया जाता है? तो इसमें से जब प्रथम दृष्टया विधि की गलती की जा रही है तो उसे जो है उसे सही करने के लिए यह रिट जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेषण की याचिका जारी की जा सकती है, अर्थात उत्प्रेषण रिट जो है वह जारी की जाती है तो किसके विरुद्ध जारी की जाती है? तो यह न्यायिक जो निकाय हैं और अर्ध न्यायिक निकाय हैं, इनके दोनों में से जो है किसी के भी विरुद्ध यह जारी की जा सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका जारी करने के लिए नए परिदृश्य खोल दिए? तो यह जो केस है वह सुनील बत्रा 2 बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का है। क्योंकि सुनील बत्रा 2 इसलिए क्योंकि एक केस है सुनील बत्रा जो पहला केस है वह 1978 का है, और जो दूसरा केस है यह 1982 का केस है। और इस केस में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका जारी करने के लिए नए परिदृश्य खोल दिए गए थे। तो इसमें जो है क्या निर्णय दिया गया था? तो इसमें निर्णय यह दिया गया कि न्यायालय जो है में जो है पत्र के द्वारा इस रिट को जारी किया गया था, और वहाँ पर जेल में हुई बर्बरता के पर जो है न्यायालय का ध्यान जो है आकृष्ट कराया गया था। तो इस केस में निर्णय देते हुए जो है यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो है गाइडलाइन जारी की थी। उसमें कहा गया कि जो विचाराधीन कैदी हैं उनको जो है उनके साथ किसी भी प्रकार का अमानवीय बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो डीएम हैं और डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो और हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो नियुक्त अधिवक्तागण हैं वह समय समय पर जेल में जाएंगे, कैदियों से को सुनेंगे, उनकी शिकायतों को सुनेंगे और उनसे संबंधित जो रिपोर्ट है उसको न्यायालय में प्रेषित करेंगे। इसके अलावा जो है प्रत्येक जेल में एक शिकायत जो है पेटिका रखने जाने के बारे में भी प्रावधान किया गया। इसके अलावा यह भी कहा गया कि जो जिला जज हैं और डीएम हैं वह सप्ताह में एक बार कम से कम जेल का दौरा करेंगे और वहां पर जो कैदी हैं उनकी शिकायतों को सुनेंगे तथा उचित कार्यवाही करेंगे। और इसमें यह बात भी बताई गई कि एकांत जो कारावास है, एकांत जो परिरोध है, जो जिसके बारे में प्रावधान जो है आईपीसी की धारा 73 और 74 के अंतर्गत किया गया है, तो एकांत परिरोध जो है इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि जिससे जो है वो जो कैदी है वह किसी से भी वार्तालाप न कर सके या किसी से जो है मिलजुल ना सके। तो यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है सुनील बत्रा का। तो इसी केस में ऐसा जो निर्णय दिया गया और इसीलिए जो है इसे कहा जाता है कि इस केस में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए नए परिदृश्य खोल दिया गया था।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेषण रिट जारी करने का आधार नहीं है? तो इसमें से जो उत्प्रेषण रिट जारी करने का आधार पूछा है कि कौन नहीं है, तो इसमें पहला है कि अधिकारिता का दुरुपयोग का उल्लंघन किया जाता है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया जाता है और अधिकारिता का अभाव है। 3 मामले में जो है उत्प्रेषण रिट जारी की जा सकती है, लेकिन लोकहित के मामले में जो है उत्प्रेषण रिट जारी नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस केस के निर्णय के अनुसार राजकीय सेवाओं संबंधी अधिकारिता रखने वाले प्रशासनिक जो अधिकरण है वह उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन आ गए? तो ऐसा जो निर्णय है वह एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ का केस है और यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो डिसीजन है। इसमें जो है न्यायिक पुनर्विलोकन को संविधान का आधारभूत ढांचा कहा गया और कहा गया कि अगर कोई भी संविधान का संशोधन इस प्रकार से नहीं किया जा सकता है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं उनकी न्यायिक पुनर्विलोकन के जो अधिकार हैं उस पर कोई प्रभाव पड़े, क्योंकि यह आधारभूत ढांचा है और अगर कोई इस प्रकार का जो नियम बनाया जाता है तो वह असंवैधानिक होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पहला है, इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के संदर्भ में पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि यह किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो यह राज्य के विरुद्ध यह जारी की जा सकती है, व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। तो इस प्रकार से राज्य और व्यक्तियों इन दोनों के विरुद्ध ही जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो जारी की जा सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से 150 प्रश्न जो है ये कंप्लीट हुए और हमने कोशिश किया है कि किसी भी प्रकार की आपके अंदर जो डाउट है वो ना रहे और कोई भी त्रुटि इसमें ना हो। इसके लिए हमने जो है इसकी जो प्रॉपर किताबें हैं उसका अध्ययन किया है और उसके अनुसार जो है ये सारे प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इस पर कमेंट कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा और हम कोशिश करेंगे कि और बेहतर से बेहतर जो कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करा सकें, ताकि जो परीक्षाएं हैं उसके लिहाज से हमारे जो वीडियो हैं, हमारे जो कंटेंट हैं, आपको और जो भी अध्ययन सामग्री हैं उनसे बेहतर सहायता उपलब्ध करा पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और धन्यवाद।